तो लीजिए, अब आपसे अधिक व्यवधान न बनते हुए प्रस्तुत है नाटक नटबेसर। नहीं, इस युग का जीवन लेख मैं खुद लिखूंगा, मुझे ही लिखना होगा। तब भारतवर्ष के मानचित्र में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले की एक झाड़ झाड़ झंकार जंगली इलाके वाली भूमि पर उंगली डालकर बोले, यहाँ इस गांव में एक ऐसे जीव को भेजा जा रहा है जो एक ही साथ सुर और असुर, सुंदर और असुंदर, पापी और विवेकी, दुरात्मा और संत, आदमी और सांप, जड़ और चेतन, सब कुछ होगा। धरती की मांग पर इसे विशेष रूप से भेजा जा रहा है। अतः 4 मार्च 1921 ईस्वी शुक्रवार को उस उजड़े और राही हिंगना गांव में जब आम की डालियां मधुमय मंजरियों से झुक गई, आहा, फगुनिया हवा मधु से माती धूम मचाने लगी, आहा, तभी नटबेसर लेकर और भागने वाला था। अचानक मंगल की आशंका से अशुभ डरावनी भाका में बोला, उसकी चोट से छूटकर नटबेसर धरती पर गिरा और त्राही त्राही कर उठा। एक अंधकूप घर के अंधेरे में इलाके की मशहूर डायन बूढ़ी की जलती निगाह को ढूंढने लगी तथा अपने पतियों के कोख से निकली हुई संतान को पुल्लिंग पाकर परम प्रसन्न, किंतु उसके धतूरे सी बीच की काली काया को देखकर घृणा से मुंह बनाते हुए बोली, ये धतूरिया कहां से आ गया? छठी की रात तक चित्रगुप्त जी लेखनी थामकर बैठे रहे। श्रीमान धतूरी नाथ को छठी के एक दिन पूर्व से ही छींकें आने लगी। गायन दादी ने चांद बड़वा नामक प्रसिद्ध वन औषधि की कोमल पत्ती को घी के चिराग में सेककर इनके ब्रह्मांड बनाया, किंतु नवजात जीव के रोदन और छींकन में कोई कमी नहीं। दादी घबराई और बोली, चांद बड़वा की पत्ती भी नहीं मानती है सभी। और बच्चे की आवाज जब बिल्ली के बनियान बच्चे की तरह सुनाई पड़ने लगी तो उसके 6 दिन के बाप से रहा नहीं गया। बुढ़िया घोड़े पर सवार हुआ, फेड़ लगाई और घोड़ा हवा हो गया।
लाइटिंग थोड़ी शहर ज़्यादा पहुंचकर नहीं गोपाल बाबू ठीक डॉक्टर को सब हाल सुनाया। विनय की मुद्रा में हाथ इधर जोड़कर आओ। खड़ा रहा। गोपाल बाबू डॉक्टर ने भी सब हाल सुनकर अलमारी से बोतल निकाली, जिस पर लोहे की तरह की जाली पड़ी हुई थी और लेबल पर अंग्रेजी में कलापूर्ण दस्तखत किया हुआ था। दवा की शीशी घर पहुंची तो चूहे की बच्चे की तरह ची ची कर रहे शिशु के चेहरे पर अचानक चमक खेले। वो मुस्कुरा पड़ा, आंखें मूंदे, जैसे उसे मनचाही जीत मिल गई है। दवा की जो गिनकर उसे 4 बूंदें चटाई गई, उसमें अमृत की एक ही बूंद थी और बाकी 3 बूंदों की आग को उस नौजवान नीलकंठ ने अपने नन्हे से कलेजे पर झेल लिया। छठी की आधी रात कहा भी गया, होनहार गिरबान के होत चीखने पार। सियारों के दल ने करुण स्वर पर सामूहिक मिलाप करना शुरू कर दिया। मरघट के बूढ़े पीपल पर बैठे लोलुप और उत्कंठ राज के दोनों अपने देने छटपटाए। उल्लू ने कचकचा कर रात होने की सूचना दी। उरेन के पार पर पड़े धड़कते कलेजे से जुड़ा सोया न गिरकर। तभी चित्रगुप्त जी मुस्कुराकर बोले, आहो, इस शैतान संत की जीवन कथा अवश्य ही मद मधु और हलाहल में लेखनी बोलकर बारी बारी से लिखने योग्य है। और उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने लिखा, जातक का नाम पहले फणीचंद्र पड़ेगा, जो गांव भर में फनिंदर से फुलेसर से फुलेसर कहलाता हुआ और फणींदर कैसा रहा भैया? बाद में अपने आप को फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से प्रसिद्ध करेंगे। चूंकि जातक ने छठी की रात को दूध के बदले मीट यानी खालिद जॉन एक्शन नंबर 1 पान किया था, इसलिए 6 वर्ष की उम्र से शीशी बोतल में रखे हर तरह के पदार्थ को पीने की सुख संचारक कंपनी की मशहूर दवा सुधासन को अथवा डॉक्टर एसके वर्मन का अकलू का अथवा लिखी विराम और चाहे किरासन तेल इसके ब्रह्मांड का चांद बढ़ूंगा, जिसकी जड़ पागलपन और हाई ब्लड प्रेशर की रामबाण से है। इसे की मक्खियां डाली गई, इसलिए जड़ी बूटी के नाम पर भांग, धतूरा, गांजा, चरस, चंडू, अफीम संख्या सेवन करके सिद्ध होने की चेष्टा करें। वैष्णव परिवार में जन्मे हुए शांत के पुत्र की बाल लीला को देखकर इसके माता पिता चिंतित रहे। सिर में तेल, आंख में काजल लगने के डर से घाट का खेती में सारा दिन धान रोकने वाले मजदूरों के साथ पानियों कीचड़ में के क्या मछली पकड़ पाते हैं। बाद में घर लौट कर गुनगुनाती जो आग में सेकेगा। जलते हुए जीवों को चिड़ाई मन वैष्णव परिवार के चुहा चंदन धूप धुना में सुगंधित वातावरण पर छा जाएगी। नवेसर लेकर भागने वाले कागा के श्राप से साल बड़े उम्र में ही प्रेम प्राण से घायल होकर विरह के था में तड़प तड़प कर महीनों रच जगा करके सपनों के जाल बुनेगा। आलस्य की बुनियाद उन्हीं दिनों पड़ेगी, इसलिए जीवन यात्रा पथ में जवानी में कदम रखने से बहुत पहले ही जहां छांव दिखेगी वहीं रुककर जीवन भर सुस्ताना चाहिए। आलसी, क्रोधी, कामी ये मनुष्य पहले दर्जे का लोभी होगा। शुक्रवार का इसने जन्म लिया है, इसलिए शुक्र इसका प्रबल प्रताप रहेगा और इसके प्रबल प्रताप से ये हर तरह के सुकर्म और कुकर्म का भागी हो सकता है, अर्थात चोरी, डकैती, हत्या के इल्जाम से लेकर चीटिंगबाजी, चलचोरी तक। नगबेसर वाली ने अपने नगबेसर को फिर से पाकर आनंद विवेक में दोनों आंखों से लगाकर अपने कलेजे से चिपका लिया, इसलिए थोड़ा पुष्प, कुछ यश और स्वल्प अर्जन करेगा। वाह 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 वाह, तुम बोला वाह 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 वाह, हो गया क्या? थोड़ा बढ़िया लिखे बोलो वाह। नहीं कुछ और गुड़ गोबर करना मुझका नहीं, गुड़ गोबर तरह लिखा लिखे हैं, पक्का हो गया, 1 नंबर। कम कहा जाता है में दीपा पोती करा है ना, मौका ये नरक लोग को भोगल जाएगा। अब लिखे हद तक हो गए ना, पढ़ क्या होगा। भगवान चित्रगुप्त जी ने जो जीवन लेख लिखा वो भला कैसे मुझे उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ रहा, चल रहा, इसलिए जीवन राह में मुझसे जो कुछ बुरा या भला
हो रहा है या होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि लिखने में तो कुछ लगता नहीं। भोगना पड़ता है अदा करने वाले, और जीवन के सुख और दुख को भोगने के लिए बनाई गई इस माटी की काया का भला इसमें क्या दोष? ऐसे अश्लील रचना लिखने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इरादा है जब लिखूंगा कुछ रट कर नहीं लिखूंगा। अपने जीवन काल में ही उसे प्रकाशित करके सारी विपदास्पद बातों की सफाई करके ही इस धराधाम से जाऊंगा। यहाँ से जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाले संस्करण में मेरी जो नंगी तस्वीर छपी उसकी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। बात से कटी गली और अंडरवियर पहनकर खिंचवाई गई अपनी तस्वीर छापने की इजाजत मैं भी दे सकती हूँ। आज आत्मरेखा चित्रण के नाम पर उस बृहद ग्रंथ की विशेष सूची संचित व्याख्या सब प्रस्तुत है। विशेष सूची के प्रथम अध्याय का बतौर एक अंश संचित व्याख्या सब सुनिए। मसलन कागा के श्राप से प्रेम बाण में घायल होने वाली बात को ही ले लीजिए। हमारे गांव से एक किनारे कच्ची सड़क गई और सड़क के किनारे हम लोगों का कलमी नामक का बड़ा सा बगीचा है और उस बगीचे के पास ही पाकड़ का बहुत ही पुराना पेड़ था। वहाँ राही बटोही बैठ कर सुस्ताते थे। वहाँ गाड़ियाँ लगती, डोलियाँ उड़ती और किसी भी दुल्हन की सवारी को देखकर हम दल बांधकर चिल्लाने लगते। लेकिन वो दुल्हन नहीं थी किसी की। गाड़ी रुकी और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हुई उतरी। लाल सालू की घेरदार घाघरी, कानों में रुपए के नन्हे नन्हे झुमके और माथे में सितमन के चांद पर हरे कांच का टुकड़ा जड़ा हुआ। सूरज ने आंख की पत्तियों को हटाकर उसे झांक कर देखा। मेरी आंखों के आगे 7 रंगों की तरह। चल 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 चल। मैं भी अपनी माँ के साथ था। हमारी माताओं ने आपस में बातें की, एक दूसरे से परिचित थे, किंतु हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक तक मेरी सारी काया में रोम रोम में एक अपूर्व राग गूंजने लगा। तब हमारी माताओं ने हमारी चर्चा की। बारी बारी से मेरी माता और पिताजी की उन दिनों किसी आगंतुक से कहना नहीं भूलते थे। इसे हिंदी और बांग्ला दोनों रामायण की कई चौपाइयां खड़ी हंसते हैं। ये गाता भी ये रामायण की हर कांडों की चौपाई तो है तो बिना किसी सिलसिले के गाता है। पर मुझे उस दिन यही पंक्तियां याद आई थी। मन जाहि राखहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरे करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरे। उनके पेट सानी पानी खा पी कर ट्रक उनका गाड़ी बांध गांव में जाकर तम्बाकू पिया। तब चलने की तैयारी शुरू की। चल 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 चल। चल चल चल। देख देख। चल 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 चल। देख 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 देख। चल चल चल। मुझे लगा मेरा सब कुछ जा रहा है। मैं जोर जोर से रोना चाहता था। चल 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 चल। देख 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 देख। मैं ऊपर वाले से विनती करने लगा कि इस गाड़ी का पहिया टूट जाए। थोड़ी देर के लिए और विलंब जाए ये गाड़ी। लेकिन दूर जाने वालों की गाड़ी ऐसी ढीली ढाली नहीं होती कि किसी की मनोती कबूल कर बिगड़ जाए। और गाड़ी चल पड़ी। चल 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 चल। उसने चलते चलाते अंतिम बार उससे आंखें चाली। सूरज की किरणों में उसके सितमन के चांद पर
फिर सात रंगों के करम। चल 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 चल। घर लौटकर मैंने 1-1.5 घंटे में ही उस मंद मंद हासिनी सुहासिनी और बोली बोली घाघरी वाली छोरी के बारे में माँ से घुमा फिरा कर कई प्रश्न पूछे। और खाते समय मैंने पूछा, माँ उन लोगों ने क्या खाया था? तब माँ तनिक हंसकर बोली, पूरी तरकारियां खरवा। अब यहाँ कौन बताए कि उन लोगों ने क्या खाया होगा? वैसे तू इतनी बातें क्यों पूछता है? वो छोरी तुझे पसंद है? ब्याह करेगा? मैंने लास्ट से दूध के कटोरे में आंखें गड़ाते हुए कहा, धन लेकिन धन कहने से क्या होता है? वो मुझे पसंद थी। और मन में यह बात पच गई कि झूठ बोलना छोड़कर यदि झूठ लिखा जाए तो ये पाप पुण्य में बदल सकता है। अब तो झूठ का जहाज ही चला रहा हूँ, पेशा ही यही है। क्या बेटा था? किंतु आज अपने बारे में कुछ लिखते समय करीब आधा दर्जन लंगोटियां 11 की याद आती। एकदम बढ़िया। बोलो भारत माता की जय। जय। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, वोट हमें क्यों जाना चाहिए अभी बता दे रहे। चलते हैं राम। ये भैया इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, हमें निकल जान दे। और धनंजय भैया कैसन हो? एकदम बढ़िया। अरे थोड़ा तो कसरत वगैरह कर लिया करो, बिल्कुल फिट ठाक रहोगे हमारी तरह। देखो आज हम लोग को एक नई कसरत बताते हैं। ये देखो ऐसे करने का, ऐसे करो। ज्यादा नहीं कसरत मत किया करो। घर पहुंच जाओगे? जाओ। अरे और पढ़ना है? कभी नहीं लिखा लिखे हो? अभी नहीं लिखा। लिखो तो बताओ। जी ले रहे। हाँ। अरे बंदर, बहुत खुश मिले यार, क्या बात है? माँ बाप की सेवा करो, आशीर्वाद मिले, ऐसे खुश रहो। चलते हैं अच्छा। राम राम भैया। और खेती बाड़ी कैसे चल रही है? एक ही नहीं, बस चलते हैं। चलो मिलके चलते हैं। राम राम। राम। वे किसानी करते हैं, गाड़ीवानी करते हैं, पहलवानी करते हैं, शिक्षक हैं, एमएलए हैं, भूतपूर्व क्रांतिकारी और आज के सर्वोदयी हैं। पान की दुकान चलाते हैं, वकील हैं, मुहर्रिर हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पर वे सभी अपना पेशा करते हुए मेरी रचनाओं को सदा खोज कर पढ़ते हैं। उनमें अपने जीवन की छायाओं को ढूंढते हैं, आपस में मिलने पर बातें करते हैं और जब कभी मुझसे मिलते हैं तो मुझे छेड़ते हुए कहते हैं, साले वो जो लिखा था तो वो वहां वाली बात है ना। किंतु एक बार मेरे एक उच्च शिक्षक ने मुझसे पूछ ही लिया था। अच्छा एक बात बता रहा था, वो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाली घटना की कहीं कोई छाया अथवा उसके मूल में जो घटना थी कहीं वो तुमने? उनके इस प्रश्न पर मैं अपने चेहरे पर यशस्वी लेखा का मुखौटा लगाकर विज्ञजनोचित हंसी नहीं हंस सका। सक पकाकर उनसे बस इतना ही कह पाया, सर शायद उस मूर्खतापूर्ण घटना की बुराई के कारण मैं उसे भूलता गया और सच कह रहा हूँ। अभी आपने कहा तो मुझे अचानक से याद आया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने बारे में अपना आत्म परिचय देने वाले किसी भी लेख में मैंने किसी घटना या किसी भी चीज को तोड़ा या मोड़ा तो वह जो जहान है मुझे गालियां देंगे। दोस्तों से हार जीत की बाजी लगाकर प्रतिज्ञाबद्ध अपने बारे में जब लिखूंगा वेद पाठ होकर लिखूंगा। अपने जीवन में उसे प्रकाशित करने का भी साहस ना हो। जीवन की समाप्ति के बाद उसे छपाने की अनुमति किसी प्रतिष्ठित और जिम्मेदार प्रकाशक को दे जाऊं।
फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं कि मेरे टीम का विरोध कर सके। क्या मेरी हास्यास्पद स्थितियों का रोचक वर्णन भी सुनाकर मुझे छोटा बना सके। अपने जिले के 30% गाँव में गया हूँ। 5 गाँव 5 परिवारों में वर्षों रह भी चुका हूँ और टीबी से पीड़ित होगा। लगातार 1 वर्ष तक अस्पताल में लेटा भी रहा हूँ। कंप्लीट रेस्ट का अर्थ है सोए सभी का जगह चोरी। हाँ, नेपाली और बंगला भी लिख पढ़ लेता हूँ। उर्दू पे रोजाना पर की सुर्खियाँ, मासिक पत्रिकाओं की कविताएं ठटोल कर पढ़ समझ लेता हूँ। महिला अजब की प्रसिद्धि के बाद चेहरे पर एक मुखौटा धारण करके जी रहा हूँ। घुट कर मर नहीं जाता। कारण मैं हर दूसरे या तीसरे महीने अपने गांव जाता, जहां पर घुटने से ऊपर धोती या लुंगी पहनकर गांव के खेतों, मैदानों और गलियों में घूमता। अरे फाइनल कब आएगा? बस महीने चल पड़ेगा। तू कैसे बड़ा सा बढ़िया है, घूम पाने तो बढ़िया। अरे ठीक है, सबका बोल देना। अरे बउआ आ रहा है। आराम खाली करने जाना। जल्दी जा। रास्ता वही सोची का धार का रखता। राम राम काकी। राम राम। अरे हम तो हर तहरीर खा रहे हैं भाई। कबूरा हर तभी करा के देखा मुझे का बिठा के कबूरा तुम्हारी की जय हो। न सुधर पाए। अरे यहीं से मैं छोड़ के भाग गया। आ जाओ जहाँ अश्लील से अश्लील गालियों के बगैर कोई किसी से बात नहीं करता। पशु और पक्षियों तक की माँ से निकटतम संबंध स्थापित करने की तमन्ना होती है यहाँ के लोगों में। जी हाँ, परमेश्वर भी देते हैं, लोग उन्हें भी देते हैं। अश्लील से अश्लीलतम घटनाएं जहाँ दिन रात घटती है। एक से एक चोरी, एक से एक क्राइम। जी हाँ, परमेश्वर भी कर चुके हैं। गाँव जाकर मुखौटा उतार कर ताजा हवा में फेफड़े मजबूत कर लेते हैं। सूरज की आंच में अंग प्रत्यंग को सेकाते हैं परमेश्वर। चुप बोलत नहीं लागो। रात में घरे से बहुत आवाज आत रही थी। हमकी मालूम नहीं था। लास्ट न लगा जाए। दिन रात दूसरे के घर में काम लगाए, अपने घर में कुछ काम नहीं है। और हम किस्मत का नहीं करते। जब से सारे के काज था है, एक पैसा नहीं बचा। दिन भर पड़ा नहीं खटिया, रात में भैंसी डील के खड़ी खेती चला ले। वो इतना है। हमारे गांव में बांस की झाड़ियों और मैदानों में लोग मुक्तिका छोके निवृत्त होते हैं ना, फिर पटना आते समय भद्रता का मुखौटा ओढ़ लेते हैं परमेश्वर। अब इसे उतार फेंकना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी के प्रताप से उनकी चालीसा में जो चरित्र मैंने किए हैं उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। बातों का उनकी रचना प्रक्रिया से क्यों संबंध है या हो सकता है लेकिन पाठक खड़ी जाने। पेशे के नाम पर मैंने राजनीति को छोड़कर या उसे भी पेशे में ही जोड़ा जाए। जो जो काम किए हैं उसकी तालिका प्रस्तुत। मित्र की मिठाई की दुकान में मैनेजरी कर चुका हूँ 2 महीने। शहर के प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 9 महीने लाइब्रेरी में। एक राइस एंड ऑयल मिल्स की नौकरी। दूर देहात में जाकर धान खरीदने और ऑल इंडिया रेडियो पूरे 2.5 दिन तक। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र। समय हुआ है इनके 12:05 और कुछ देर में आप सुनेंगे मणिनाथ रेणु के मुख से नाटक का विवरण। दासानु दास ने अपने दास जीवन से काफी लाभ उठाया। राजनीति में मैंने स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर किसान सभा, मजदूर आंदोलन, 2 मुल्कों की आजादी के आंदोलन में सशस्त्र सक्रिय भाग लिया है।
और गुरिल्ला लड़ाई लड़ चुका हूं। बरसों जेल में रहा हूं, सेल की सजा भोगी है और लाठियां खाई हैं। अरे देखा बच्चे अपने काम का मुंह खराब कर रहे हैं। अरे इसको बच्चा कहना है। अरे क्या करवा पड़ेगा मेरे बच्चों पर? प्रेम नहीं, प्रेमों में पड़े हैं। प्रेमी बनकर 3-4 सालों तक प्रेमी के निरालेपन। यहाँ इन्हें पंडित राधेश्याम कथावाचक अभिमन्यु नाटक का वो गीत बड़ा गाने का मन कर रहा है। जरा गा लेने दीजिए सस्वर। वो देखो प्रेम का पंख निराला, वो देखो प्रेम का पंख निराला, हाँ देखो प्रेम का पंख निराला, वो देखो प्रेम का पंख निराला, हाँ देखो प्रेम का पंख निराला। वह ठोकरे खाते फिरने का भी नहीं करना। प्रेम नगर में कई घर बसा, सब संसार को तज गए। कई घर आंधी और तूफान में उड़े, तो किसी में झूठे चिराग से आ गए। कई घर अभी बरकरार हैं, कई दिलों में फिर घर। साहित्य पठन पाठन रामायण महाभारत मेला छापती बेटी बेचवा बटोहिया नंदी भोजिया विजसिया चंद्रकांता सिंहासन 32 बेताल 25 बकौल विवन मामा। चंद्रकांता के बाद कोई भी उपन्यास प्रकाशित ही नहीं हुआ। बेहतर है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात को बोल कर दूं, क्योंकि स्वयं चित्रगुप्त जी मेरे जीवन का लेख लिखते समय अन्यमनस्क हो गए थे। अपने बारे में जब भी कुछ लिखना चाहे जीवीएस की मूर्ति उभर कर सामने खड़ी हो जाती है। आंखों में व्यंग और दाढ़ी में एक भरी मुस्कुराहट और कलम उठ जाती। अपने बारे में सही कुछ लिख पाना संभव ही नहीं, कोई लिख ही नहीं सकता। इसलिए मैं सोचे निश्चिंत। मित्रों ने मुझे आईने के सामने नंगा होने को कहा, किंतु मैं अपने चेहरे पर पड़ा यशस्वी लेखक का मुखौटा तक नहीं उतार सकता। कथा दशक योजना की घोषणा हुई तो मन फिर से चिंता जुड़ गया। कथा के साथ 2 तस्वीरें चाहिए, एक बाहरी सूरत और दूसरी भीतरी सूरत, या फिर तस्वीर के साथ 2 कथाएं। भाई मार्डा, भाई राम कुमार कई स्केचों के माध्यम से आपको कथन प्रस्तुत किया और ईर्ष्या के मारे मेरा दिल जलने लगा। कहना नहीं होगा, मन कुंठित हो गया। कलम कथा गई, हाजिर की ध्वनि क्रमशः तीव्र से तीव्रतर। मैं चुपचाप बैठा रहा। क्या करूं, मौका आता नहीं। दुहाई रघुनाथ रक्षा करो गुरु। स्मृति पटेल जीव ने छवि के आ किया जाए जानी ना आ बीतरे बीके संगे संगे आका चलिते। कवि की इन पंक्तियों को पढ़कर अवसाद हुई। मैंने भी अपनी स्मृति पिंडार पे लटकते हुए दरवाजे का ताला, किंतु द्वार खुलिया देखिला। जीवने स्मृति जीवने इतिहास नहीं, ताहा कोई अदृष्ट चित्रकार है स्वस्ते रच। 6-7 साल की उम्र में मैंने अपने संबंध में माता पिता को बड़े ही सहज ढंग से एक अद्भुत कहानी सुनाई। टक्के और घनघोर आर्य समाजी पिता के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। उन्होंने मां को बुलाकर कहा, सुनती हो? क्या है? उन्होंने क्या कहता है? मैंने भी मां से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां ने मुझे एक मिट्टी की हंडी में बंद करके और नदी में डाल दिया था। हंडी बहते बहते घाट पर जा रही थी और वहीं से लाई हो तुम मुझे। फिर मां ने पिताजी को उलाहना देते हुए कहा, मैंने मना किया था ना, बच्चे की बोली साफ साफ फूटी नहीं, ये रामायण महाभारत पढ़ाने लगे। उसी का नतीजा माथा न खराब हो जाए
मैं स्कूल में पढ़ता था। कितना सुंदर था हमारा स्कूल, चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, पोखरे में पुरैन के फूल। पर एक दिन में फूल जोड़ निकली गए। ये क्या कर रहा है तू? यहाँ बैठ यहाँ। आइए नमस्कार नमस्कार। ये मेरा बेटा फरिंदर है, जिसे रामायण और महाभारत की सभी चौपाइयां कंठस्थ है। ये गाता भी। उन दिनों घर पर आए हुए प्रत्येक प्रतिष्ठित आगंतुक अभ्यागतों के सामने इन्हें पेश किया जाता। ये बारी बारी से काशी राम, दासी महाभारत, कृतिवास रामायण और रामचरितमानस के गीतों और पर्वों का सस्वर पाठ करने लगे। सुनने वाले चकित रह जाते, जल्दी अर्थ समझाने लगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चौनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है। आग इसे जला नहीं सकती, पानी से डुबो नहीं सकता, ना ही कोई अस्त्र इसे काट सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। यह आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। वाह, मन आनंदित हो गया। हाँ बेटा, कोई रामायण की चौपाई सुनाओ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, जय जय राम। वाह, मन प्रफुल्लित हो गया। देखिएगा, आपका पुत्र आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा। तो हम चलते हैं जी। फिर आएंगे। नमस्कार। अरे उन्हीं दिनों की बात है, गांव में वैष्णव भिखारियों का एक दल आया हुआ था। वे बंगला कीर्तन गा गा कर भीख मांगते। मर्द एक डारा बजाता और औरत करताल बजा के गाती। वो जो मेरे दरवाजे पर आए, मैं भी खोल बजाकर कलम भजन गाने लगा। कृष्णा चूरी कई लोगों माए, अमर सुनारे ये डूबे। कृष्णा चूरी। वैष्णवी मेरा गीत सुनकर हंसी, फिर फूट फूट कर रोने लगी, फिर करताल बजाकर गाने लगी। पता नहीं क्यों वैष्णवी का गीत सुनकर मैं भी रोने लगा। मुझे लगा वो मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया। वो मेरे अपने लोग, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया। वो मेरे अपने लोग हैं। और बलवान काम छोड़, भागो, मैं चालान करवा दूंगा। वो मेरे अपने लोग। चल तू अंदर। अरे अपने लोग। शायद हर बीमार आदमी अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना चाहता है। सभी मुकदमेबाज पिताओं की तमन्ना होती होगी उनका बेटा वकील बने। मेरे पिता भी मुझे वकील बनाने का सपना देखते थे। वे सदर कचहरी से लौटकर आते और मेरे सामने तारा बाबू, निशी बाबू तथा हसन इमाम वगैरह वकील बैरिस्टरों के चेहरे बहस का जीता जागता चित्र उपस्थित करते थे। तो स्कूल की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो, कारण सहित लिखो। और मैंने लिखा, मैं अपने गांव के पास वाले स्टेशन सिमरा स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूँ। और कारण बताते हुए मैंने लिखा था, सिमरा स्टेशन का स्टेशन मास्टर सदा चुपचाप बैठकर लिखता रहता है। दिन में बस 2 बार गाड़ी आती जाती है। स्टेशन के किनारे खजूर के पेड़ में बया के घोंसले, चिड़िया दिन भर चहचहाती रहती। स्टेशन मास्टर की स्त्री बहुत नेक है और वह गरीबों में मुफ्त में दवा भी बांटती। स्टेशन मास्टर तार का घंटा देता है और वह पुकारता है, ए पुखराज, गाड़ी छोड़ो, घंटा दो।
पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर नहीं बना, वकील नहीं हो सका, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी नहीं। आज तक तो बनना मन में। सिमराहा स्टेशन पर नजर पड़ते ही मेरी आंखों के सामने सैकड़ों तस्वीरें नाचने लगती। पानी पौड़े, पेटमान जनक सिंह, रिलीफिया छोटा बाबू, जनक सिंह की अधेड़ औरत, मटरा टरा की बीवी, जगमोहन साहब उसकी बीवी, उसके दुकान की जलेबी, वो गोरी तो नारिन, स्टेशन मास्टर का क्वार्टर, ग्रामोफोन और पूर्वी बंगाल के मोटे मुसलमान स्टेशन मास्टर का बेटा मकबूल, जो देखने में हूबहू मेरे जैसा था। अरे मकबूल, कैसे हो भाई? एक बड़िंदर इनमें से बड़िंदर कौन है? अभी वाला ये कौन क्यों बड़िंदर तो अपना बुलाए रे जल्दी आ जाए जल्दी। अरे बुरी बाबा, ये तो एक ही था। अरे मकबूल कौन है? अरे क्या आपको बुला रहे? क्या? बाहर के लोग हमें सहोदर भाई समझते हैं। कभी कभी तो उसके बाप और मेरे पिताजी को भी भ्रम हो जाता है। बहुत सी बातें, अनेक घटनाएं, सैकड़ों चेहरे सिर्फ इस सिमराहा स्टेशन पर आकर ही याद आते। मुझे लगता था मेरा यह स्टेशन सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है। Come on, sweetheart. Wow, very nice country India. Wow, very nice umbrella. Wow, wow. वाह, वाह, क्या स्टेशन है? Yes, sir. हम अपनी इस फिल्म की शूटिंग यहीं पे करेंगे। Yes, sir. ठीक है ना? आप स्केच बनाइए। Yes, sir. ठीक है ना? ओके, आप कैमरा चलिए। ठीक, तो हम शूटिंग यहीं पे करेंगे। Yes, sir. ठीक है? सबसे पहले शॉट Yes. देखते हैं। ये कच्ची सड़क गई है। जी सर। और इस सड़क के आगे भी जो मकान दिख रहा है, जी सर। मकान की छत पर हीरो खड़ा रहेगा। और दूसरा शॉट लेंगे हम यहाँ, ये जो सामने बगीचा दिख रहा है और सेंटर पे जो एक होता पेड़ है, आम का पेड़। Yes, sir. आम के पेड़ के नीचे हीरोइन खड़ी रहेगी। जी सर। Yes, sir. और दोनों स्केच बनाइए, बनाइए और दोनों सेंटर पे आके मिलेंगे। ए बाबू, क्योंकि टिकटा उठा नहीं है क्या? है ये दुकान लगे घुसे आ गए। अरे भाई साहब, शूटिंग हो रही है, शूटिंग। अरे शूटिंग है तुम्हारी तेल लेने, पनही बाकी कर रहा हूँ। अरे इसका भी स्टेप बनाता हूँ। स्टेप बनाइए, बनाइए स्टेप। ओके, ओके, वेरी ओके साहब, आ रहा है। कौन है? ओके, 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 रिलैक्स। मुझे पास में है। हाँ, तो मैं क्या बोला था? सेंटर पे आके मिलेंगे। ये तुम्हारा जन्मदिन है क्या? नहीं सर। ये केक कहाँ से आता है? गोली डाल के देखो। अरे इसका भी सिलेक्शन आता है क्या? ये स्पॉट लगाओ, स्पॉट। यस सर। हटाइए इसको, हटाइए, हटाइए। ओके, अब हम शॉट शुरू करें। यस सर। आप सब तैयार हैं? अपने अपने स्पॉट पे जाइए। ओके, ये साइलेंस, साउंड, रोलिंग कैमरा, एक्शन। आप लोग स्पॉट पे जाइए। साइलेंस, लाइट, साउंड, रोलिंग कैमरा, एक्शन। दो वर्ष पहले मुंबई कलकत्ता की फिल्म में आउटडोर की शूटिंग के लिए आए तो इस छोटे से गवई स्टेशन ने उनका मन भी मोह लिया। दूर दूर तक फैले खेत, छोटे छोटे गांव, कस्बे, सामने सपाट मैदान और विशाल बरगद का पेड़। कैमरामैन सुब्रत बाबू ने अपने गले में लटकते आला में आंखें सटाकर कई दिशाओं में देखा। चटर्जी मौसाए ने कई स्केच आंके, भट्टाचार्य ने दोनों तल हथियों से फ्रेम बनाकर सिमरा गांव के बीच से निकलने वाली सड़क में कई लॉन्ग शॉट अंदाजे लगाए। सत्ती जाए घाटा भाई साहब, आप कौन हैं? हम यहाँ के हीरो हैं। खा पी कर सॉरी सर, अरे शूटिंग हो रही है, कोई तमाशा हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब शूटिंग नहीं होगी।
सिंघाहा का पुत्री भगत भी जानता है, तो वो मेरा हम उम्र नहीं, मुझसे 3-4 साल का छोटा है। पान खाते खाते उसके दांत कई हो गए हैं, लेकिन नॉवेल पढ़ते पढ़ते और सिनेमा देखते देखते वह एक दिव्य पाठक और प्रौढ़ दर्शक हो चुका है। वो जब भी मुझसे मिलता है तो कहता है, अरे भाई साहब, आपने जो स्टेशन के बारे में कहानी लिखी थी, छोटे से छोटी नहीं, ऐसा करिए उसे नोबेल बना छाड़िए, हम चलते हैं, ठीक है? बद्री ठीक कहता है, मुझे एक नॉवेल भी लिखना होगा। रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, पंचतंत्र आदि मोटे ग्रंथों के अलावा सप्ताह में आने वाली साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं की याद आती है। वेंकटेश्वर समाचार, रंगपुर पत्रिका, सैनिक, प्रताप, प्रवासी, हिंदू पंच, विश्वमित्र, विशाल भारत और हितैषी। हितैषी मुझे इसलिए प्रिय क्योंकि वो मेरे गांव से 8 मील पश्चिम सिमरबनी गांव में प्रकाशित होती है। हस्तलिखित नहीं, सुमुद्रित सचित्र मासिक पत्रिका। इसके पाठक और ग्राहक अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस में भी थे। इसके संपादक से हमारे पिताजी का बहुत ही घनिष्ठ परिचय था। पिताजी हमेशा उनके बारे में कहते रहते। तिवारी जी कविश्वर हैं, सुराजी हैं, नाटक लिखते हैं, नाटक खेलते हैं। तिवारी जी हास्य रसा अवतार हैं, जहाँ रहते हैं सबको हंसाते रहते हैं। ये तक उनकी नई किताब भैया जी की घोड़ी, दिन दिहाड़े खेत जाए, बजे न मरवा तोड़ी, भैया जी से बढ़कर निकली भैया जी की घोड़ी। भैया जी अर्थात जमींदार के पटवारी। जमींदारों के प्रबल प्रताप, जमींदारी प्रथा पर ऐसा करारा व्यंग और ऐसी यथार्थवादी कहानी वही था पहला उपन्यास जिसे जीवन में मैंने पहली बार पढ़ा। 1930 नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर, शराब की भट्टी पर धरना देने वाले देश के सेवक जेल जा रहे थे। सुराजियों को आश्रय देने वालों को पुलिस वाले परेशान करते। ऐसे ही दिन हाथ में तिरंगा लिए कई वॉलंटियरों के साथ एक व्यक्ति हमारे घर पर आया। पिताजी प्रसन्न हुए और बोले, नमस्कार, सुनती हो, सुनती हो? देखो देखो, तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी, तुझदेनी जी, हितैषी के संपादक, शिव विवाह नाटक, भैया जी की घोड़ी के लेखक। भक्तिपूर्ण प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें राष्ट्र सिंहनाथ नामक किताब से रटी हुई कविता सुनाई थी। सुन लो भैया, टेस्ट सुन रहा है। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए पिताजी से कहा था, वाह, देखिएगा एक दिन आपका ये बहुत काम करेगा। अब आगे आपको चलना। धन्यवाद। उन्हीं के आशीर्वाद पर मैंने तुकबंदी शुरू की। कवि सम्मेलनों में समस्या पूर्ति करके पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, विद्यार्थी आंदोलनों में भी भाग लिया। उन्हीं के आशीर्वाद से सन 1942 भागलपुर सेंट्रल जेल में मैं उनके साथ था। उनके अंतिम दिनों में मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे संतोष है। अन्य सेवाओं के अलावा 3 उपन्यास पढ़कर सुनाए थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का योगायोग, प्रेमचंद का गोदान और आगे का शेखर एक जीवनी। परंतु अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व वे किसी के नाम एक पत्र लिखना चाहते थे, शायद अपने पुत्र के नाम। मैं प्रिजनर्स लेटर पर कलम थाम कर घंटों बैठा रहा। वे चित लेटे रहे, नाक पर उंगली रखे कुछ सोचते रहे। बहुत देर बाद एक लंबी सांस ली और बोले, नहीं बेटे, रहने दे, छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना लिखाना। और सुनो, ये कविताएं छोड़कर कहानी लिखना शुरू करो। कहानी के बाद उपन्यास, नाटक, व्यंग, सब लिखना, सब लिखना।
विशाल भैया उठ जाइए। विशाल भैया, विशाल भैया, ओ विशाल भैया उठिए। अरे भैया नाटक आगे बढ़ा है। अब चेतन में चले गए। ये पुरस्कार फोटो खिंचाओ। मेला अचल प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशन समारोह के बाद मैं रात भर फूट फूट कर रोता रहा। पिताजी, तिवारी जी, दोनों में से कोई नहीं रहा आज। तो होते आज दशाश्वमेध में हम जिस मकान में रहते थे वह चित्रंजन पार्क के ठीक सामने था। उन दिनों उस मकान का नंबर था 17/131। घर की खुली छत पर बैठकर पार्क की दोनों बगल वाली समदीवार त्रिभुजाकार भुजाओं की बगल वाली सड़कों से आने जाने वाले लोगों को मैं घंटों बैठकर देखता रहा। उन दिनों नया नया नास्तिक हुआ, किंतु गंगा नहाकर आए हुए लोगों की पवित्र देहों को छूकर आई हुई हवा मेरे मन में पूजा के असंख्य फूल खिला गया। उन्हीं दिनों उसी सड़क पर एक दिन एक कन्या पर नजर पड़ी। उसे देखते ही लगा कि मैं उसे पहचानता हूं। मैं उसके पीछे पीछे हो गया। घाट पर कीर्तन मंडली के दर्शकों में वो अचानक कहीं खो गई। मेरी आंखों ने उसे ढूंढ निकाला। मैं उसे निहारता रहा। अपलक कहाँ देखा है इसे? पूर्व जन्म में कहाँ? वो रोज आती अपनी माँ के साथ। जिस रोज वो नहीं आती मैं बेचैन हो जाता। उस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे रोम रोम बज उठे। फिर घाट पर कीर्तन समाप्त होने के बाद मैं उसके पीछे पीछे कालिस्तान की गली होते हुए एक अंधी गली तक जाता था। मैंने उसका घर देख लिया था, उसका नाम जान लिया था। दिन रात उसी की चिंता, उसी की याद। 1 साल तक मैं पागल होकर उसके पीछे पीछे घूमता रहा। वो जहाँ भी जाती, कालिस्तान गली, कालीसपुरा गली, विश्वविद्यालय गली, विश्वनाथ फाटक, मैं हमेशा उसके साथ रहता। हमारी आंखें चार होते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। मेरी कटपटी गर्म हो जाती, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती। लेकिन मुंह से कभी कुछ नहीं निकला, कभी साहस नहीं हुआ। एक दिन एक मिठाई की दुकान में वो मुझसे कुछ कहते कहते अचानक रुक गई। बस इतना है। फिर एक दिन अचानक वो कहीं खो गई और फिर मुझे कहीं नहीं। 1958 इलाहाबाद मोहल्ला गुरकरगंज में हमारे घर के सामने वाले खुले मैदान में फुटबॉल मैच से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तक होते थे। इस बार सरस्वती पूजा के दिन हम सुबह उठकर संगम नहाने गए। श्री निराला जी का दर्शन किया, आशीर्वाद और फूल लेकर प्रसन्न चित्त होकर लौटा। महान दिवस। लौटकर देखा सामने वाले खुले मैदान में पूजा मंडप में पुष्पांजलि देने वाले नर नारियों की भीड़ लगी है। मैं भी पुष्पांजलि देने गया। देखा कोई चिल्ला रही अंजलि रोबे ना। देखा एक महिला अपने 5 वर्षीय बालक का हाथ पकड़े गुरु जी से कुछ कह रही थी। पीली धोती और सफेद कुर्ता, हाथ में स्लेट लिए। उस बालक को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आई। इसी तरह मैंने हाथ में स्लेट और खल्ली लेकर ओम नमः सिद्धम लिखा था। आते घड़ी संपन्न होने के बाद भद्र महिला ने भीड़ में खड़े अपने स्वामी से कुछ कहा। पंडित जी पुकार रहे थे। भद्र महिला से आगे चाहती मैंने पहचान लिया। भद्र महिला के चेहरे पर तरह तरह के भाव आए गए। फिर भीड़ में खड़े अपने स्वामी से कुछ कहा। मेरे पास आकर बोली, मैंने कहा ना, आप मुझे नहीं पहचानती। अवश्य स्वामी जी ने आपने आके सुना। भीड़ से किशोरी कन्या निकलकर आई। माँ, आज के रात में रामेण सुन
यही खाना। मैं अवाक पड़ा उस बालिका को देखता रहा। मैं काशी के दशाश्वमेध घाट पर चला गया, न जाने कब। रोहित जी ने प्रारंभ किया। बोलिए, शुरू कीजिए। ओम भद्रकाले नमो नित्यम। ओम भद्रकाले नमो नित्यम। सरस्वत्यै नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थाने स्वाहा। ध्यान करते समय मानस पट पर वही किशोरी कन्या अंकित हो गई। साहित्य रचना। स्कूल कॉलेज की मैगजीन को छोड़कर 1945 में कलकत्ता के साप्ताहिक विश्वविद्यालय में पहली कहानी प्रकाशित हुई, बट बाबा। उसके बाद 1947-48 तक करीब 1 दर्जन कहानियां विश्वविद्यालय में ही प्रकाशित हुई। पार्टी का भूत, कलाकार, जीवन के भूले हुए रंग। दीपावली की शशांक सन ईस्वी याद है 1948 या 49 में पटना के साप्ताहिक जनता में रिपोर्ट थे। जयगंगा बाढ़ पर आधारित डायग्नोसिस, एक आस्ते आस्ते और एक शरणार्थी कैंप के लिखित पत्र जिसे संपादक मित्र ने छाप दिया और उस पत्र के छपते ही वहां के स्थानीय साहित्यकारों में हाहाकार मच गया। हाहाकार ऐसा हुआ कि स्वयं साथी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस लेख को भी विदा करा दिया जाए। संभाल करते हुए चल सकते हो। मैंने रात में भैंस चराई, पानी में भीग कर गीली मछली का शिकार किया। जाड़े की भोर में सुबह 3 बजे ही उठकर तीसी के फूले हुए खेतों में बटेर घुसाया, बारातों में घोड़ा दौड़ाया, कलारी भट्टी में बैठकर झूम झूम कर गीत गाना कर दारू किया है। गांव वालों के साथ मिलकर सर में पगड़ी बांधकर लाठी से बाढ़ मारा। बोलो बोलो हे अलाही हिंदा के निवासियों, क्या मैं झूठ कहता हूं? और ये औराही हिंदा के निवासी ही बताएंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, सुकर या कुकर, ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी है। 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 हेलो अभी आप देख रहे थे नाटक ऑडिटोरियम है वह रघुनंदन मंच किसी नाम से है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे आज के नाटक के निर्देशक महोदय उपस्थित हैं। मैं हमारे कलाकार साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, सादर मंच पर लेकर के आए महाराजा पुष्पराज सिंह जी, श्री जयराम शुक्ल जी, श्री ब्रजेंद्र शुक्ल जी एवं दिव्यांशु गौतम जी बजरंग दल से। मैं निवेदन करना चाहूंगा महाराजा पुष्पराज सिंह जी और सहित हमारे अतिथियों जयराम शुक्ल जी, ब्रजेंद्र शुक्ल जी और दिव्यांशु गौतम जी को मंच पर लेकर आए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विभू सूरी जी एवं श्री अमित गौतम जी को, कृपया आप मंच पर आए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।
हमारे जो रीवा के कला प्रेमी दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका प्रेम इन कलाकारों के साथ बना रहे, इसके लिए थोड़ी देर आपकी उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर बनी रहे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे महाराज साहब और साथ ही हमारे अतिथि। कृपया हाउस लाइट जरूर जला दें। मैं ऑडिटोरियम के जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज हाउस लाइट जला दें। अगले क्रम में मैं हमारे बीच में हमारे आज के अतिथि महोदय माननीय पुष्पराज सिंह जी को आज स्वागत करते हुए हम बहुत गौरवान्वित होंगे और आपकी उपस्थिति से हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिली है। हम सभी जानते हैं भोपाल के कलाकार ज्यादातर तो रीवा के ही हैं, लेकिन जो नहीं है उनको बता दें कि हमारे महाराज साहब स्वयं भी कलाकार हैं और बहुत तरह की विविध प्रतियोगिताओं में और पाक कलाकार भी हम कह सकते हैं कि खाना बनाने से लेकर के बहुत तरह की टूरिज्म और ट्रैवल शोज में भी। तो इस तरह हम उनका स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित होंगे। मैं रंग उत्सव नाट्य समिति के निर्देशक महोदय अंकित मिश्र जी से निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय महाराजा पुष्पराज सिंह जी को स्वागत करें, बुके से स्वागत करते हुए और जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। मैं आप सभी का हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए अगले क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे आज के नाटक के निर्देशक महोदय का सम्मान करने हेतु उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु निवेदन करना चाहेंगे। कृपया हमारे स्वागत समिति के सदस्य और कलाकार सहयोग निभाएं और आज हम हमारे नाटक के निर्देशक महोदय श्री आनंद मिश्र जी को स्मृति चिन्ह रघुनंदन महोत्सव 2023 को यह प्रदान करते हुए साथ ही सॉल प्रदान करते हुए बेहद गौरवान्वित होंगे। महाराजा पुष्पराज सिंह जी से निवेदन है कृपया हमारे आज के नाटक के निर्देशक महोदय को आप स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान करते हुए साथ ही सहयोग दे रहे हैं श्री विजय शुक्ल जी, श्री दिव्यांशु गौतम जी, श्री विभू सूरी जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। साथ ही हमारे अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो कलाकार साथी इस मंच पर हैं हम उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से याद जुड़ी रहे और आप सभी अतिथि हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे अतिथियों के हाथ से स्मृति चिन्ह उन्हें मिलेंगे। निश्चित ही हमें हमारे लिए यह खुशी का क्षण होगा। कृपया हमारे सहयोगी कलाकार स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आगे आए और हमारे महाराजा पुष्पराज सिंह जी, श्री जयराम शुक्ल जी, श्री विजय शुक्ल जी, दिव्यांशु गौतम जी, श्री विभू सूरी जी से निवेदन है हमारे सभी कलाकार साथियों को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इन सभी कलाकारों का। रघुनंदन नाट्य समारोह जो 3 दिवस तक लगातार चलता है, यह चतुर्थ रघुनंदन नाट्य समारोह हमारे लिए बहुत गौरव भरा पल रहा। हमारे सभी साथी कलाकार, हमारे जो सहयोगी हैं, उनकी वजह से यह पूरा कार्यक्रम सुनिश्चित होना संभव हो पाया है और हम बहुत अभिभूत हैं कि इतनी अच्छी नाट्य मंचन की प्रस्तुति हमारे बीच में देने के लिए सदन सोसाइटी एवं वेलफेयर की टीम भोपाल से हमारे बीच में यहाँ पर आई और हमारे कलाकार साथियों को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हम बहुत खुश हैं।
अगले क्रम में हम हमारे कलाकार साथियों का परिचय हेतु, पात्र परिचय हेतु यह मैं माइक सौंपना चाहूंगा सभी कलाकारों को। पात्र परिचय के लिए आप अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे आमंत्रित अतिथि के रूप में आपने इस नाटक को यहाँ पर लेकर के आया है, इसका निर्देशन किया है, तो आपके 2 शब्द हेतु और आपके जो अनुभव रहे हैं उस हेतु मैं मंच सौंप रहा हूँ श्री आनंद मिश्र जी, आज के नाटक के निर्देशक महोदय। रीवा की धरती अपने आप में कलात्मक और हर गतिविधियों के लिए हमेशा आगे रही है, और हिंदी का पहला नाटक लिखने का गौरव भी रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह को आनंद रघुनंदन के रूप में मिला है। मतलब रीवा के लिए थिएटर नया नहीं है। महाराज वेंकट रमन जी ने 1903 में यहाँ रंगमंडल की स्थापना की थी, जो अब हम सुनते आ रहे हैं और जगह रंगमंडल, ये रंगमंडल, लेकिन 1903 में यहाँ रंगमंडल था और यहाँ 15 साल उस रंगमंडल ने काम किया। तो रीवा की जो धरती है अपने आप में कलात्मक रूप से परिपूर्ण है और बहुत पुरातन से है। उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अभी रिपोर्टाज